फिल्म की शुरुआत में हम जेसिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो खून से लथपथ और घायल है। वह अपने घर में प्रवेश करती है, अपना चेहरा धोती है, अपने कपड़े बदलती है और अपनी अंगूठी ढूंढती है और उसे पहनती है। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई देता है और वह देखती है कि कुछ लोग बंदूक लेकर उसके घर में घुस आए हैं। वह झट से खिड़की खोलती है और वहां से हाईवे की तरफ भाग जाती है। हम देखते हैं कि उसने खुद को एक अनजान आदमी के ट्रक पर छिपा लिया है। वह डरी हुई और किसी चीज से भागती हुई दिख रही है। इसके बाद हम एल्सा नाम की एक महिला को देखते हैं जो दवा ले रही है और ऐसा लग रहा है कि वह बीमार है। रेमंड नाम का एक व्यक्ति उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि उसके पास उसके लिए कुछ काम है। हमें पता चला कि एल्सा रेमंड के लिए काम करती है और एक फिक्सर है जो चीजों को सुलझाती है। रेमंड का कहना है कि उन्हें जेसिका नाम की एक महिला को ट्रैक करने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो भाग रही है। रेमंड का कहना है कि उन्होंने जेसिका को सीमा पार करने से पहले ही रोकना है। हम देखते हैं कि फाइल पर हस्ताक्षर करते समय एल्सा के हाथ कांप रहे हैं। जब ट्रक रुकता है तो जेसिका नीचे उतरती है और ट्रक से कुछ बिस्कुट और जगह का नक्शा चुरा लेती है। बाद में वह बिस्कुट खाती है और रात में रात बिताने के लिए एक पुराना परित्यक्त घर ढूंढती है। वह अपनी अंगूठी की ओर देखती है और सोते समय उसे स्वप्न आता है कि उसे पकड़कर किसी स्थान पर रखा गया है। एल्सा और उसकी टीम जेसिका को खोजने के लिए सभी कैमरा निगरानी और कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। टीम के एक सदस्य विंस को उसके ट्रक में छुपने की फुटेज मिलती है और वह एल्सा को उसके स्थान के बारे में सूचित करता है। एल्सा ने उसका पीछा करने का फैसला किया और हमने देखा कि उसके हाथ अभी भी कांप रहे हैं। सुबह में जेसिका पास के एक घर में जाती है और कुछ सूप चुराती है लेकिन फ्रैंक द्वारा पकड़ ली जाती है। फ्रैंक एक किसान है जो उस जगह का मालिक है और उसे जेसिका पर दया आती है और उसे नाश्ते के लिए आमंत्रित करता है। जेसिका अपना खाना बहुत तेजी से खाती है और बहुत भूखी लगती है। वह फ्रैंक की पत्नी जेनी से मिलती है और उससे कहती है कि वह अभी यात्रा कर रही है। जेनी जेसिका को स्नान करने की पेशकश करती है जिसके लिए जेसिका सहमत हो जाती है। बाथरूम में जेसिका नहाती नहीं है लेकिन अलमारी से कुछ दवाइयां चुरा लेती है। जाते समय जेनी जेसिका से कहती है कि फ्रैंक उसे सड़क पर कहीं छोड़ देगा। जेसिका फ्रैंक से पूछती है कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है। फ्रैंक्स कहता है कि वह रिटायर्ड है और अपना दिन बिताने के लिए कुछ करना चाहता है। वे एक साथ यात्रा करते हैं और जब सड़क समाप्त होती है जेसिका नीचे उतरने का फैसला करती है। फ्रैंक का कहना है कि उन्होंने उसका एक छोटा बैग पैक किया है जिसमें उसके लिए कपड़े, कंबल और खाना है। जेसिका बैग लेती है और फ्रैंक को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देती है जो उसे अपना ख्याल रखने की सलाह देता है। आगे हम एल्सा को देखते हैं जो अपने कमरे में व्यायाम कर रही है। अचानक वह संतुलन खो देती है, गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। वह अपने सिर पर कुछ पट्टी लगाती है और कंप्यूटर पर किसी से चैट करने बैठ जाती है। हम देखते हैं कि एल्सा अपनी देखभाल करने वाले के लिए किसी का इंटरव्यू ले रही है। एल्सा को हाल ही में एएलएस का पता चला है और वह उसी से पीड़ित एक अन्य मरीज से मिली है। एएलएस के कारण आपका शरीर एक एक करके काम करना बंद कर देता है और हमने संकेत के तौर पर पहले एल्सा का हाथ कांपते देखा था। केयरटेकर का कहना है कि एल्सा को अपने परिवार को इस बारे में सूचित करना होगा। मरीज एल्सा को सलाह देती है कि वह किसी भी समय आत्महत्या के बारे में न सोचे और मजबूत बने रहे। हम देखते हैं कि जेसिका चल रही है और दृश्य का आनंद ले रही है जिन पर वह यात्रा कर रही है। विंस ने एल्सा को बताया कि वे जेसिका का पता नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि वह पैदल यात्रा कर रही होगी। एल्सा विंस से उन सभी लोगों को ढूंढने के लिए कहती है जो एल्सा के संपर्क में आए हैं। बाद में हम जेसिका को उसके प्रेमी यान के साथ फ्लैशबैक में देखते हैं जो जंगल में ताश खेल रहे हैं। जेसिका वहां एक कुत्ते को देखती है और उसे कुछ पानी और खाना खिलाने का फैसला करती है। यान उसे ऐसा न करने के लिए कहता है क्योंकि कुत्ता जंगली हो सकता है और उसे काट सकता है लेकिन वह नहीं सुनती है। जेसिका इस सपने से जंगल में जागती है और अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करती है।
हम देखते हैं कि एल्सा अपना संतुलन बनाए रखने के लिए चलने वाली छड़ी का उपयोग करने की कोशिश कर रही है और विंस से भी बात कर रही है। विंस का कहना है कि अपने काम की प्रकृति के कारण उन्होंने अपनी पत्नी से ज्यादा एल्सा से बात की है। एल्सा का कहना है कि उनके कार्यक्षेत्र में कोई छुट्टियां नहीं हैं और वह वास्तव में अपने काम का आनंद लेती हैं। एल्सा दीवार पर कुछ तस्वीरें देखती है जिसमें जेसिका, इयान और वह कुत्ता दिखाई देता है जो अब मर चुका है। जेसिका एक बार में जाती है और मॉली नाम के बारटेंडर से मिलती है और उससे कुछ काम मांगती है। मॉली बार में वेट्रेस और सफाई करने वाली महिला के रूप में नौकरी की पेशकश करती है, जिससे जेसिका सहमत हो जाती है। रेमंड एल्सा से जेसिका को जल्द ढूंढने के लिए कहता है, जिसके लिए एल्सा कहती है कि उन्हें एक बड़ी टीम की आवश्यकता है। रेमंड का कहना है कि वे समय सीमा पर हैं और कहते हैं कि एल्सा के पास जेसिका को ट्रैक करने के लिए 5 घंटे हैं। बाद में हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां हम देखते हैं कि जेसिका के पैर पर कुछ रैश पड़ गए हैं। इयान उसे बताता है कि यह कुत्ते की वजह से है और वह उसे अपने रैशेस भी दिखाता है जो गंभीर दिखते हैं। शाम को मॉली जेसिका से उसकी अंगूठी के बारे में पूछती है जो कहती है कि यह उसके प्रेमी इयान ने उसे दी है। मॉली जेसिका को उसके पूर्व पति के बारे में भी बताती है जो उसे मारता था और उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। बार बंद करने के बाद मॉली जेसिका को अपने स्थान पर रुकने और रात बिताने की पेशकश करती है। जेसिका ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसे बताया कि वह हमेशा यात्रा करना और दुनिया का पता लगाना चाहती थी। जेसिका का कहना है कि वह एक छोटे शहर से आती हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा करने का यह सही समय है। एल्सा अपनी शर्ट पर बटन लगाने के लिए संघर्ष कर रही है और उसे किसान फ्रैंक के स्थान के बारे में फोन आता है जिसने जेसिका की मदद की थी। एल्सा फ्रैंक के स्थान पर जाती है और खुद को बचाने के लिए एंटीवायरस सूट पहनती है। वह घर में प्रवेश करती है और कहती है कि वह जेसिका की तलाश कर रही है जो इबोला वायरस के एक प्रकार से पीड़ित है। एल्सा का कहना है कि वायरस संक्रामक है और रक्तस्राव का कारण बनता है। एल्सा अंदर फ्रैंक या जेनी को ढूंढने में असमर्थ है, लेकिन उसे सिंक में कुछ खून दिखाई देता है। वह जेनी को बाहर देखती है और उसका पीछा करते हुए एक शेड में जाती है जहां वह जेनी को रोते हुए देखती है। एल्सा जेनी के करीब जाती है और देखती है कि उसके बाल गिरे हुए हैं, उसका चेहरा खून से भरा हुआ है और आंखें अलग हैं। फ्रैंक भी उस पर पीछे से हमला करता है जो वायरस से प्रभावित है। एल्सा ने अपनी जान बचाने के लिए फ्रैंक और जेनी को गोली मार दी और उन्हें मार डाला। एक अन्य फ्लैशबैक में हम यान को रात में खांसते हुए देखते हैं और उसके दाने कुछ खतरनाक रूप में बदल गए हैं। यह देखकर जेसिका डर जाती है और एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। एम्बुलेंस उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाती है जहां कुछ लोग जेसिका को बाहर निकालते हैं। एल्सा रेमंड से वायरस के बारे में पूछती है जो कहता है कि यह वायरस उस कुत्ते में था जो प्रयोगशाला से भाग गया था। कुत्ते को जेसिका और इयान ने पाया था और वायरस ने जेसिका को अगले मेजबान के रूप में चुना और बदल दिया। रेमंड का कहना है कि वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए फ्रैंक और जेनी को मारना जरूरी था। एल्सा रेमंड पर गुस्सा होती है और उससे वायरस के बारे में पूरी जानकारी मांगती है। उनका कहना है कि यह वायरस जेसिका की लार, उल्टी और खून के जरिए दूसरों में फैल रहा है और संपर्क के 2 दिनों के भीतर फैलता है। रेमंड का कहना है कि जेसिका वायरस की स्वस्थ वाहक है और इससे प्रभावित नहीं है। हम देखते हैं कि जेसिका को किसी प्रयोगशाला के तहखाने में एक कमरे में बंद कर दिया गया है और कुछ खाना दिया गया है। रेमंड का कहना है कि एल्सा को वायरस फैलाने से पहले जल्द ही जेसिका को लाने की जरूरत है। उनका कहना है कि जेसिका को उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं है और वह सोच रही है कि उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है। बाद में जब गार्ड जेसिका के लिए खाना लेकर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके कमरे में अंधेरा है। वह उसे देखने के लिए अंदर जाने का फैसला करता है। कमरे में प्रवेश करते ही जेसिका पीछे से भाग जाती है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ने में सफल हो जाता है। भागने के लिए जेसिका अपने कमरे के बल्ब से गार्ड को मार देती है और इयान को दूसरे कमरे में देखती है। इयान भी जेनी की तरह दिख रहा है और जेसिका से उसकी मदद करने और उसे कमरे से बाहर निकालने की गुहार लगाता है।
जेसिका कमरे का दरवाजा खोलने में असमर्थ है और गार्ड के आने की आवाज सुनकर वह वहां से जाने का फैसला करती है। रेमंड ने एल्सा को बताया कि एडेंजन नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उन्हें काम पर रखा है। कंपनी सरकार के साथ काम करती है और वायरस बनाने के लिए जिम्मेदार है। एल्सा का कहना है कि वह इस असाइनमेंट पर काम नहीं करती है और कहती है कि वह इसे छोड़ना चाहती है क्योंकि वह बीमार है। रेमंड का कहना है कि वह उसकी स्थिति के बारे में जानता है और इसलिए उसने उसे नौकरी की पेशकश की क्योंकि वह पहले ही मर रही है। वह कहता है कि एल्सा काम में व्यस्त रहती है और आदर्श रूप से घर पर नहीं बैठती है और उससे जेसिका को मृत या जीवित खोजने के लिए कहती है। सुबह जेसिका ने बाजार जाने का फैसला किया और मॉली को इस बारे में सूचित किया। जब मॉली कोई जवाब नहीं देती तो जेसिका को लगता है कि वह सो रही है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि मॉली वायरस से प्रभावित हो गई है और उसके शरीर में बदलाव गया है और वह चलने फिरने में असमर्थ है। विंस एक बार के ग्राहक द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में जेसिका को ढूंढता है और एल्सा को उसके स्थान के बारे में सूचित करता है। जब जेसिका बाजार में होती है तो वह एक बिल्ली को देखने के लिए रुकती है और एल्सा उसे अपनी कार से देखती है। जेसिका ने एल्सा को नोटिस किया और वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन एल्सा ने उसका पीछा करने का फैसला किया। एल्सा जेसिका के पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका वहां से भाग जाती है। एल्सा तेजी से चलने की कोशिश करती है लेकिन अपना संतुलन खो देती है और जमीन पर गिर जाती है। वह उठता है और देखता है कि उसका दस्ताना फट गया है और वह घायल हो गई है और जेसिका वहां से भाग गई है। जेसिका घर आती है और मॉली को अपने बिस्तर पर विकृत और खून से लथपथ पाती है। विंस और रेमंड ने एल्सा को सूचित किया कि चूंकि यह एक छोटा शहर है, इसलिए उनके पास जेसिका को खोजने के लिए ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। एल्सा उन्हें जेसिका का पता लगाने के लिए मॉली के सभी रिश्तेदारों के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए कहती है। जेसिका रो रही है और अपना बैग पैक करती है और जगह छोड़ने का फैसला करती है। अचानक उसे मॉली के कमरे से एक आवाज आती सुनाई देती है और वह इसकी जांच करने का फैसला करती है। कमरे का दरवाजा खोलते ही मॉली जेसिका पर हमला करती है और उसे खाने की कोशिश करती है। जेसिका नीचे भागती है और मॉली उसका पीछा करती है। जेसिका को एक फ्राइंग पैन मिलता है और वह मॉली पर हमला करती है और उसे मारने के लिए उसका सिर तोड़ देती है। जेसिका गिल्ट में रोती है और महसूस करती है कि उसके अपने बाल भी झड़ रहे हैं। विंस मॉली का पता ढूंढने में कामयाब रहा और एल्सा को इसके बारे में सूचित किया। एल्सा मॉली के घर जाती है और खिड़की से उसका शव देखती है। वह अपना सूट पहनती है और जेसिका को खोजने के लिए अंदर जाने का फैसला करती है। रेमंड ने उसे बैकअप के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा और उसे न जाने का आदेश दिया। एल्सा उसकी बात नहीं सुनती और जेसिका को एक घर में पाती है। एल्सा जेसिका पर अपनी बंदूक तानती है और उसे उस वायरस के बारे में बताती है जो वह फैला रही है। जेसिका ने उसे बताया कि वह भी बीमार है और हमने देखा कि जेसिका के सारे बाल झड़ गए हैं और उसका चेहरा खराब हो गया है। एल्सा ने जेसिका को स्थिर रहने और बैकअप आने तक हिलने डुलने के लिए नहीं कहा। जेसिका नहीं सुनती और एल्सा की ओर जाती है जो उसे गोली मार देती है और जेसिका को घायल कर देती है। जेसिका वहां से भाग जाती है और एल्सा उसके पीछे जाती है और उसे रोकने के लिए उसे फिर से गोली मार देती है। एल्सा जेसिका के पास आती है और उसे बताती है कि टीका बनाने के लिए उन्हें उसके खून की जरूरत है। जेसिका का कहना है कि वह सिर्फ दुनिया देखना चाहती थी और इन्फेक्शन के कारण मरने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में पता चल जाता है। जेसिका फिर से भागने की कोशिश करती है लेकिन एल्सा इस बार उसके सिर में गोली मार देती है और उसे मार देती है। एल्सा रोती है और अपनी टीम को जेसिका के बारे में बताती है और अंतिम क्षणों में उसे सांत्वना देने के लिए उसका हाथ पकड़ती है। हमने देखा कि टीम ने इंटरनेट से जेसिका के बारे में सारी जानकारी मिटा दी है। बाद में हम एल्सा को उसके घर पर देखते हैं और उसकी देखभाल करने वाला उससे मिलने आया है। वह एल्सा को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताता है। एल्सा से बात करते समय उसे खांसी आने लगती है और एल्सा यह देख लेती है और चिंतित हो जाती है। शायद एल्सा अब वायरस का नया वाहक है
और इसे फैला रही है और फिल्म समाप्त हो जाती है।